नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़िए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जाता रहेगा, आपके यूट्यूब पर जाता रहेगा। दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इस पर अभी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों देखिए, कल एक प्रश्न आपके सामने हमने रखा था जो अनुत्तरित रह गया, अर्थात जिसका उत्तर लास्ट तक नहीं दिया जा सका। देखिए दोस्तों, ये शब्द हमने लिखा था आपके सामने अभयारण्य, और एक लिखा था अभयारण्य। यहाँ पर पूछा ये गया था कि इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए दोस्तों, जब स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ या मिला और आधा वर्ण मिला तो आप तुरंत कहेंगे सर यहाँ तो यड़ संधि के अनुसार हम कर देंगे। कैसे? अभी धन अरण्य। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर ई का या तो हो जाएगा, लेकिन क्या इस पर मात्रा लगेगी? मात्रा तो लगेगी नहीं, तो अभयारण्य हो जाएगा पहली चीज ये, अगर आ इसका हलंत हटाएगा तो। अगर आपने आरण्य कर दिया तो ये वर्ण गलत, और ये भी वर्ण गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास दूसरा संधि वर्ण क्या है, यहाँ पर दीर्घ आ है, अर्थात आप इसको कह सकते हैं, अगर आप वहां से तोड़ें तो अभय धन अरण्य, अर्थात अभय मतलब निडर, जहां कोई भय ना हो, और अरण्य मतलब होता है जंगल। इसका अर्थ ये निकला कि ऐसा जंगल जहां पर कोई डर या भय ना हो तो वो होगा अभयारण्य। और यहाँ पर अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो आपका यही वाला उत्तर सही होगा, जिसमें या पूरा है और भा पूरा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने बताया था कि संधि इसलिए भी जरूरी है कि आपकी वर्तनी अशुद्धियां जो है वो भी सही हो जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। कल देखिए, जो व्यंजन संधि का पहला नियम था, कौन सा नियम था, कि जब किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण हो और उसके बाद सघोष वर्ण हो। अब सघोष आप बताइएगा। देखिए, इसमें एक शर्त थी कि जो पांचवा वर्ण होगा वह नहीं होगा। अगर यह शर्त पूरा हो रही है तो वहां पर निष्कर्ष क्या निकला था कि जो ये पहला वर्ण है ये किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ण के तीसरे, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे अगर प्रथम वर्ण का है तो ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो क ख ग मतलब गा में बदल जाएगा। और इसका उदाहरण भी हमने देखा था, वाक धन ईश। तो क्या हो गया था, का हो गया था ग, तो यहाँ पर वाग ग आधा था तो ये वाला ई आकर इसको पूरा करके मात्रा देता है और श वागीश हो गया। ये पहला नियम आपने देख लिया था। दूसरे नियम की चर्चा करें तो जो पिछले वाले नियम में हमने पंचमाक्षर छोड़ा था, उसी पंचमाक्षर की यहाँ पर बात होती है कि यदि पहले वर्ण के बाद पंचमाक्षर यानी कि पांचवा वर्ण आता है, पंचमाक्षर को ही अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, या इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, या नासिक भी कहते हैं। तो प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण या नासिक्य वर्ण आता है तो क्या होता है, ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पंचमाक्षर में बदल जाता है। अर्थात यदि का के बाद पंचमाक्षर में हमने बताया था कि प्रायः कौन कौन से आएंगे, न और म आएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के जो बच्चे तीन पंचमाक्षर हैं
उनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए थे। अब अगर का के बाद न या म आता है तो क्या होगा? तो होगा यही दोस्तों, देखिए होगा ये कि ये जो का है अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो अपने वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा इसका? तो आप बिल्कुल वर्णमाला पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो का क्या हो जाएगा? ङ हो जाएगा। यदि च होता, चा के बाद म या न आता, मैं हलंत इसलिए लगा दे रहा हूं कि कोई भी व्यंजन हो, माँ हो, अगर ये माँ लिखा है तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? माँ धन आ करके लिख सकते हैं। तो ये वाला माँ पहले आ जाएगा, अर्थात हम हलंत लगाकर माँ को लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि च के बाद कोई भी पंचमाक्षर आए, मतलब माँ या न आए, तो च किस में बदल जाएगा? च छ ज झ य, मतलब पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। ये इस पर हमने बात भी कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक उदाहरण क्यों लिखा है? तो दोस्तों कल की क्लास में जब हम लोग यह दूसरा नियम पढ़ रहे थे तो वहाँ इसका विच्छेद जो बता दिया गया था गलती से, वो टा के बाद पंचमाक्षर आया है, मतलब प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आया है, तो टा का परिवर्तन इसके पांचवें वर्ण में होना चाहिए। जो जल्दीबाजी में तीसरा वर्ण बता दिया गया था, तो उसको ध्यान रखें दोस्तों, परीक्षा में गलत ना करें कि सर ने तो ये बता दिया था। तो जो रेगुलर क्लास देख रहे होंगे उनको बिल्कुल ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या हो जाएगा। टा की जगह पर देखिए जब यहाँ पंचमाक्षर आया है तो ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो इसका पांचवा वर्ण क्या है? टा ठा डा ढा ड़ा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ड़ा को आधा कैसे लिखना है, इसका क्या नियम है, ये वीडियो आपको हो सकता है कि कल या फिर जैसे भी होगा चैनल पर वीडियो आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों बेल आइकन आप प्रेस करके रखें कि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। देखिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये टा की जगह पर आधा ड़ा हो जाएगा और यहाँ का मुख हो जाएगा, खड़मुख हो जाएगा, या षडमुख आप कहते हैं। षडमुख मतलब 6 मुख वाले, अर्थात कौन? कार्तिकेय। 6 है मुख जिनका, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक बात हो चुकी थी। दोस्तों आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है बेहद सराहनीय है। हमारे बहुत से मित्र साथी जो प्रतियोगी साथी हैं वो लगातार कमेंट में प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं और ध्यान से देखते हैं, जिससे कि आपका उत्तर बिल्कुल सही मिलता है। चलिए दोस्तों, ये 2 नियम आपने पढ़ लिया है। एक काम किया करिए, आपकी कॉपी कलम लेके बैठिए। जब भी पढ़ने बैठिए, पढ़ने के बाद इन नियमों को एक सारणी के तहत शॉर्ट में बनाकर चलिए। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं कि एक के बाद अगर पंचमाक्षर आता है या म अथवा न आता है तो एक जो प्रथम वर्ण है वो 5 में बदल जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए ताकि आपके लिए शॉर्ट वीडियो का काम करेगा, शॉर्ट मेथड का काम करेगा। इसकी शॉर्ट वीडियो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम चलते हैं अगले नियम पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो दोनों नियम हमने अभी अभी पढ़े हैं, इनको अगर मूल नियम माना जाए तो अब जो आगे आने वाले नियम हैं उनको इन नियमों के तहत विशेष नियम की संज्ञा हम दे सकते हैं। आगे आपको बहुत से ऐसे नियम मिलेंगे जिनमें आपको लगेगा कि पीछे वाला जो नियम दोनों हमने पढ़ा है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो जो नया नियम आपको बताया जाएगा वो उस पर काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल हमने बताया था कि एक मेन सड़क होती है, वहां से छोटी छोटी गलियां निकली रहती हैं, तो ये वही गलियां हैं जो आकर उस मेन सड़क में मिल जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अगले नियम की तो यह एक विशेष नियम के तहत आता है। अभी तक हमने पूरे पूरे वर्ग को पढ़ लिया एक साथ में, अब एक एक वर्ण के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि में जो अगला नियम हम आपको बताने वाले हैं वो है छ संबंधी नियम, अर्थात छ से संबंधित नियम होगा। और वो नियम क्या कहता है वो यहाँ पर पहले से
लिखा गया है उसको आप समझिए, देखिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, लिखा है जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो, जैसे देखिए यहाँ पर हम ह्रस्व या दीर्घ स्वर की जगह केवल स्वर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ स्वर कुछ भी लिखिए तो वही होगा। स्वर के बाद क्या आए, छ आए तो। यदि, अब देखिए हमने यहाँ छ पे हलंत लगाया है, आप अगर पूरा लिखते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, छ प्लस आ लिखा जा सकता है ना। तो हमको प्रथम वर्ण की जरूरत है, तो प्रथम वर्ण हमारा आधा वाला छा ही तो होगा, तो हमने आधा छा करके लिख दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे आप भ्रमित मत होइएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर है कि किसी भी स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले चा का आगम हो जाता है। देखिए आगम शब्द लिखा गया है, अर्थात देखिए संधि में, व्यंजन संधि में कुछ वर्णों का, कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ आपके लिए समझना आवश्यक है। जैसे एक होता है आगम हो जाना। ठीक है, आगम का मतलब कोई नया वर्ड जुड़ जाता है। क्या होता है, नया वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका आगम। लोप आएगा, लोप का प्रयोग जब भी होगा इसका मतलब क्या होगा कि कोई वर्ड वहां से गायब हो जाता है। ठीक है, उसका लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगम है और एक वर्ड आपको मिलेगा आदेश हो जाता है, तो आगे अभी चर्चा उस पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पहले देखिए कि स्वर के बाद यदि छ आता है तो क्या होता है कि छ के पहले च का आगम हो जाता है, अर्थात छ के पहले मतलब छ और इस स्वर के बीच में किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये स्वर रहित च है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये नियम आपने क्या देखा कि जब स्वर के बाद छ आता है तो क्या होता है, इस छ के पहले एक च का आगम हो जाता है, अर्थात एक च जुड़ जाता है। और कैसा च होगा, स्वर रहित होगा, अर्थात आधा च होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वहां से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए आपके सामने उदाहरण लिखा है परिधन छेद। ठीक है, तो इसको कैसे आपको जोड़ना है, सबसे पहले तो आप यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकाल लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर रा पर ई की मात्रा है, अर्थात अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका, छोटी ई हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए अगर छा को वर्ण रहित, स्वर रहित करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए छा मिलेगा आपको। यहाँ आगे का विच्छेद हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आप खुद से करना सीखिए। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि स्वर के बाद यदि छ आता है तो इनके बीच में किसका आगम हो जाता है, आधे च का आगम हो जाता है। और ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, अर्थात इन दोनों पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल यहाँ बीच में च, आधा च जुड़ जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर आपका परि वैसे ही है। अब यहाँ पर हमने बताया कि बीच में आधा च आ गया और जो छेद था वो भी वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब ये आधा च जो है वो कहाँ जुड़ जाएगा, वो आप जानते हैं कि वो जाएगा परिच्छेद। देखिए दोस्तों, ये वाला जो चा है ये आधा बन करके छा में जाकर लग गया। ये आधा ऐसे ही क्यों लिखा गया, इसकी खड़ी पाई ही क्यों गायब की गई, तो इसका नियम आपको जल्दी ही मिल जाएगा चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक और प्रश्न तैयार हो गया वर्तनी शुद्धि से। आपको अगर प्रश्न में दे दे परिच्छेद, तो आप इसको तुरंत समझ जाएंगे कि वर्तनी की दृष्टि से तो ये गलत है, सही क्या है, परिच्छेद। ठीक है दोस्तों, आपके पास दूसरा जो उदाहरण हमने लिखा है लक्ष्मी प्लस छाया। अब देखिए लक्ष्मी का जो अंतिम वर्ण है वो बड़ी ई है
और यहाँ का आपका वर्ण है छ। तो आपने देखा कि स्वर के बाद क्या आया, छ आया, तो यहाँ पर किसका आगम हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों पद आप सीधे सीधे लिखेंगे और यहाँ बीच में आधा च आपका जुड़ जाएगा। तो लक्ष्मी च आधा जुड़ा, उसके बाद छाया, तो आपका पूरा शब्द क्या बना, लक्ष्मी छाया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहीं पर आपकी फिर से वर्तनी का एक प्रश्न तैयार हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हमने पूरा वर्ण वियोजन नहीं किया है, आप यहाँ पर वर्ण वियोजन करके देखना चाहेंगे तो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, पीछे की जितनी संधियां हुई हैं सब में हमने वर्ण वियोजन बताया है, तो इस वाली संधि में वर्ण वियोजन हम पूरा करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। अब आपके लिए देखिए उदाहरण, यहाँ पर कई सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। देखिए जैसे स्वच्छंद है, तो स्वच्छंद का क्या हो जाएगा, स्व में देखिए स्व धन आप जान रहे हैं कि छंद। अब यहाँ पर देखिए आपका वर्ण कौन सा मिला, छ, और यहाँ से आप स्वर निकालेंगे तो आ, अर्थात स्वर के बाद छा मिला तो यहाँ बीच में क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो स्व और आधा चा और छंद। हमने बताया कि इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक और नया शब्द व्यंजन जुड़ जाएगा, कौन सा, आधा चा। आप दोस्तों इसको ये समझिए कि जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नन्हे मुन्ने किसको जन्म देते हैं, चा को जन्म देते हैं। और आप जानते हैं कि जो तुरंत जन्मा हुआ होता है वो अविकसित अवस्था में होता है, अर्थात वो क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो ये जो चा का यहाँ पर जन्म हुआ है वो क्या है, अविकसित है, अर्थात आधा है। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आधा चा और छंद, तो स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर देखिए बहुत सारे उदाहरण, ये देखिए अनुच्छेद आप संविधान में बराबर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर और भी उदाहरण आपको लिखा गया है जिसका विच्छेद आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर और भी उदाहरण, जैसे अगर एक उदाहरण और आप समझना चाहें, वैसे हमें जहां तक लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए हैं, तो दोस्तों आप खुद से करिएगा, जिसका आपको नहीं समझ में आएगा वो आप बिल्कुल बताइएगा, उसको हम यहाँ पर समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो भी आपका प्रश्न है वो लाइव चैट में ना देकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दिया करें। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो है इसका विच्छेद आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, जहां पर आपको चा दिख रहा है उसी चा को आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए गृह प्लस छिद्र, आपने चा को बाहर निकाल दिया, अगर इसको तोड़ना है तो गृह छिद्र हो गया। और देखिए अगर जोड़ना है तो यहाँ से आपका हा में से आ निकलेगा और यहाँ से छा निकलेगा। देखिए ये छा में छोटी ई जुड़ा है, ठीक है, तो आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा और ये आ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि आ और छा के बीच में किसका आगम हो जाएगा, कौन पैदा हो जाएगा, आधा चा पैदा हो जाएगा। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गृह छिद्र बनेगा। ये आप बिल्कुल समझ गए हैं। तो आपने क्या देखा, छा संबंधी नियम में आपने देखा कि किसी भी स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर छा वर्ण आता है तो क्या होता है, ये एक नए वर्ण का आगम करता है, जन्म देता है। कौन सा वर्ण होता है, वो होता है आधा च। ये आप समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब देखिए जो हमारा अगला नियम है वो क्या है। हमने बताया कि ये सब विशेष नियम हैं, इनको आप अलग से या तो नियम का दर्जा दे सकते हैं, आप नियम में बढ़ाते चले जाइए, या तो अलग से समझ लीजिए कि ये छा का नियम है तो छा के नियम में क्या है और माँ के नियम में क्या है। अब देखिए माँ संबंधी नियम में क्या क्या है वो ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अब यहाँ पर जो दो पद हमारे पास होते हैं जिनका अंतिम और प्रथम वर्ण मेल करता है, तो वहां पर यदि यहाँ माँ आता है तो क्या होगा,
ठीक है, और उसके बाद क्या शर्त रखी जानी है, तो यही आपको समझना है। इसको आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में बांट दिया है। देखिए, पहला है कि माँ का पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तन। आज आपका बहुत सारा ऐसा शब्द तैयार होने वाला है जो आप हमेशा भ्रमित रहते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, यहाँ आधा ना क्यों नहीं है, यहाँ बिंदी क्यों लग गई, आधा ना क्यों नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, आज ये सारी आपकी भ्रांतियां दूर होने वाली हैं। चलिए ध्यान से देखिए। और दूसरा जो हमने इसको तोड़ा है कि माँ का केवल अनुस्वार में परिवर्तन, वो और आधे वर्ण में परिवर्तित नहीं होता है। और एक नया हमने यहाँ पर जोड़ दिया है कि माँ का द्वित्व हो जाना। तो अब इसके बारे में अभी आगे चर्चा होगी कि द्वित्व क्या होता है। इसको हमने एक बार आपको बता भी दिया है। कब? जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, उसमें व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे, और वहां पर आपको हमने बताया था युग्मक ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां। ठीक है दोस्तों, जो युग्मक ध्वनियां होती हैं वही द्वित्व वर्ण होता है। तो ये हमने वहां बताया था, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। और एक नई चीज आपको आज पढ़ने को मिलेगी, सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने शब्दों का योग। ठीक है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे बहुत से ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जो आप नहीं करना जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, हो सकता है कि छिप गया हो, आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा किनारे कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एक एक नियम उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से। पहला नियम है आपका कि माँ का पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तन। तो नियम आपका क्या कहता है कि यदि माँ के बाद, अर्थात ये जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तो यहाँ पर माँ होगा, और आधा माँ आप समझिएगा स्वर रहित माँ रहता है। माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो स्पर्श व्यंजन, देखिए यहां पर कौन सा वर्ड होगा, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन होगा। अब आप बताएं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, उनमें पहला व्यंजन कौन सा है, अर्थात पहला स्पर्श व्यंजन और आखिरी स्पर्श व्यंजन कौन सा है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि पहला स्पर्श व्यंजन कौन सा है और आखिरी स्पर्श व्यंजन कौन सा है। मैं स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा हूं दोस्तों, आप उसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो पहला स्पर्श व्यंजन और आखिरी स्पर्श व्यंजन बिल्कुल तुरंत बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। आपको उतना समय दिया जा रहा है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। चलिए, आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। देखिए इसका उत्तर क्या है, आप देखिए एक बार वर्णमाला देखिए, ये आपका वर्गीय व्यंजन है। यहाँ पे प्रथम जो वर्ण है वो क है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का, और आखिरी जो वर्ण है वो क्या है, माँ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हुई कि यदि माँ के बाद क्या हो जाए। देखिए बात क्या हो रही है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो, अर्थात यहाँ पर हम लिखें माँ और प्लस स्पर्श व्यंजन। क्या लिख दें, माँ और स्पर्श व्यंजन, या इसी को लिखें का से माँ तक। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर आदेश हो जाता है। अर्थात माँ की जगह पर उसी वर्ग का, किस वर्ग का, जिस वर्ग का यहाँ स्पर्श व्यंजन है आपका, उसी वर्ग का यहाँ पांचवा वर्ण हो जाता है। किसके स्थान पर, इस माँ के स्थान पर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर है पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्तन। अब देखिए ये जो माँ बदलता है, ये दो तरीके से बदलता है। कैसे कैसे? एक तो आपने देखा कि ये पंचमाक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? किस वर्ग के पंचमाक्षर में
जो माँ के बाद वर्ग आया रहता है उसके पंचमाक्षर में बदल जाता है। अभी हम और इस पे चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम इस पंचमाक्षर की जगह पर एक चिन्ह लगा सकते हैं जिसे अनुस्वार कहा जाता है। और अनुस्वार आप जानते हैं कि शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी जो होती है वही क्या होती है, अनुस्वार होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का परिवर्तन माँ किसमें आदेश हो जाता है, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में आदेश हो जाता है। और इस पंचमाक्षर की जगह पर हम अनुस्वार भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और डीप में जाकर या थोड़ा सा आसान तरीके से समझें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, स्पर्श व्यंजन को अगर मैं वर्ग वर्ग करके लिखूं तो, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी। अब देखिए, अगर मैं एक एक वर्ग करके लिखूं, देखो, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन अर्थात का वर्ग या चा वर्ग या, अब देखिए मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल प्रथम वर्ण लिख दे रहा हूं। टा वर्ग आप समझिएगा इसको, यहाँ ता वर्ग और पा वर्ग आता है तो कोई भी वर्ण आता है तो क्या होगा, यह माँ क्या होगा, यदि इसके बाद का वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा। देखिए, यदि माँ के बाद का वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो ये माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इस का वर्ग के पंचमाक्षर में, अर्थात किसमें होगा, क ख ग घ ग, अंग, मतलब इसमें परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर म आधा है तो ये ङ भी क्या होगा, आधा होगा, स्वर रहित होगा। ये आप समझ गए। यदि यही चीज आप देखें कि माँ जब इस चा, माँ के बाद कोई चा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो ये माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, चा का पंचमाक्षर क्या है, च छ ज झ ञ, अर्थात ये किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यदि अगला वर्ण मिलता है तो देखिए क्या होगा, माँ के बाद यदि टा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो माँ किसमें आदेश हो जाएगा, तो आप जानते हैं टा ठा डा ढा डा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ देखिए, हम पेन का कलर इसलिए बार बार बदल दे रहे हैं ताकि आपको असुविधा ना हो समझने में। देखिए, यहाँ पर माँ किसमें बदल जाएगा, ता वर्ग का आखिरी वर्ण आप बताइए कि क्या होगा। आखिरी वर्ण आपका है ता थ द ध न, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। और अगर हम वैसे ही बात करें पा की तो पा का आखिरी वर्ण माँ हो जाएगा। अर्थात माँ के बाद यदि पा का च ट त पा में से इन वर्गों में से कोई भी वर्ण आता है तो वो अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। कौन, माँ। ठीक है, यह वर्ण नहीं बदलेगा बल्कि ये तो वैसे ही रह जाएगा, यहाँ जो माँ है वो पंचमाक्षर में बदल जाएगा। इतना आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक चीज और आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर ये आपको नहीं लिखना है तो इसकी जगह पर आप सबकी जगह पर अनुस्वार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ङा की जगह पर अनुस्वार लगा सकते हैं, या की जगह पर, रा की जगह पर, ना की जगह पर और माँ की जगह पर अनुस्वार लगा सकते हैं। यही है आपका पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदलना। किसका, माँ का। अब उदाहरण, एक एक उदाहरण थोड़ा सा देखिए तो आपके समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आपका उदाहरण है सम धन जय। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपके नियमानुसार माँ आया है कि नहीं। बिल्कुल माँ आया है, इसका मतलब ये आपका माँ संबंधी नियम होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो इधर वाला वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन है कि नहीं है, तो बिल्कुल
जा जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो अब यहाँ पर आपका जो नियम क्या काम करेगा कि यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, जैसे जा आया है, तो ये माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का है, और चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये जो माँ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसी पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात माँ की जगह पर ये या लिख दिया जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये माँ आधा है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, आधा होगा। और हमने बताया कि माँ का एक परिवर्तन और होता है, इसको आप अनुस्वार भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको लिखें तो देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो देखिए ये जय तो ऐसे ही रहेगा, ये सा भी यही रहेगा, बस माँ परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए सा ऐसे है, माँ को बदलना है, माँ की जगह पर आप एक बार यहाँ लिख दीजिए, देखिए यहाँ, और ये जय। अब इस यहाँ को आप जब इस जा में मिलाएंगे, ये जो क्या बन जाएगा, आधा यहाँ और जा य, ये हो गया आपका संजय। और हमने बताया कि इस माँ को आप क्या कर सकते हैं, अनुस्वार भी लिख सकते हैं। तो यदि आप अनुस्वार लिखेंगे तो माँ की जगह पर अनुस्वार आ जाएगा और जय। तो आपका ये दोनों जो शब्द है, दोनों वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला शब्द है, यहाँ वाला, ये मूल भाषा में अर्थात संस्कृत में माना जाता है, और ये जो आपका अनुस्वार वाला है ये हिंदी में माना जाता है। वर्तनी के दृष्टिकोण से आपके दोनों शब्द सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, संतोष की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा माँ है तो माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम में क्या है कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्पर्श होना चाहिए, तो बिल्कुल ता है तो स्पर्श है। और हमने बताया कि परिवर्तन केवल माँ में होगा, और माँ किस में बदलेगा, इस ता किस वर्ग का है, ता वर्ग का, इसी के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो इसका पंचमाक्षर क्या है, त थ द ध न। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार आप ना लगाकर लिख सकते हैं, एक बार अनुस्वार भी लगाकर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ना लगाकर लिखिए तो देखिए सा और ये आधा ना, माँ की जगह पर आधा ना, और ये तोष, ये हो गया संतोष। और अब आप अनुस्वार लगाकर लिखेंगे तो क्या होगा, सा पे अनुस्वार और तोष, संतोष। ये दोनों शब्द आपके शुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां ध्यान देते हैं, जब हमने संधि शुरू किया था तो संधि का ही संधि विच्छेद बताना था। तो हमने आपसे कहा था कि जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो वहां ये मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए वहां पर बात ये आई थी कि सर आधा न और बिंदी लगाकर लिखते हैं तो क्या दोनों सही है। तो आज वो आपका संशय यहाँ पर दूर होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपने देखा माँ आया तो माँ संबंधी नियम, और यहाँ आपका क्या है, धी है, तो आप अगर धी को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आधा धा और छोटी ई आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण आपका क्या हो गया, धा हो गया, अर्थात स्पर्श हो गया। तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्या नियम लगाएंगे कि माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए तो क्या होता है, ये धा जिस वर्ग का वर्ण है उसी का पंचमाक्षर आप देख लीजिए पहले। तो ता वर्ग का है, ता था दा धा, और उसके बाद पंचमाक्षर आपका आता है ना, अर्थात इस धा वर्ग का जो पंचमाक्षर वो क्या है, ना है, अर्थात ये जो माँ है वो किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, आधे ना में। अब आप देखिए इसको आधा ना और अनुस्वार दोनों आप लिख सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, स माँ की जगह पर आधा ना और धी। अब ये आधा ना जब यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, आधा ना जाकर धी में जुड़ गया तो ये हो गई संधि। और अगर आप इस ना को अनुस्वार लिखेंगे तो देखिए सा पर अनुस्वार और धी, अर्थात आपकी ये दोनों वर्ण क्या हैं, दोनों शब्द जो हैं वो एकदम शुद्ध हैं।
अब देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आप बिल्कुल करिए और अभ्यास करिए उसका, ठीक है। यहाँ देखिए आपको, यहाँ देखिए शंकर, ये देखिए शंकर 2 बार लिखा है, एक तालव्य सा के साथ, एक दंत्य सा के साथ। अब इसका आप जब विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए ये है, अगर इस शंकर की हम बात करें तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए अनुस्वार है, इसका मतलब माँ होगा, तो शम धन कर। अब अगर हम इसको जोड़ने के लिए कहें तो ये ना दिया हो अगर, तो जोड़ना कैसे है? ये का है तो का खा गा घा ङा पंचमाक्षर में बदल जाएगा ये माँ, तो क्या होगा? माँ का आदेश का के पंचमाक्षर में, अर्थात ये वाला ङा होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए शंकर, ये भी आपका शुद्ध है और हमने बताया कि इसको आप अनुस्वार भी लिख सकते हैं, तो शंकर। ये आप जानते हैं कि ये शंकर किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं कि ये शिव जी का पर्यायवाची है। दोस्तों मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ी जगह हो जाए तो थोड़ा सा कुछ और हम आपको बताएं। देखिए अगर इस शंकर की बात करें तो इसका क्या अर्थ होगा और इसका क्या विच्छेद होगा वो भी देख लीजिए। देखिए ये जो यहाँ पर आप देखिए अनुस्वार है, तो आप बिल्कुल समझ गए कि सम धन कर। अब आप जानते हैं कि ये वाला माँ है, इसके बाद का वर्ग है, तो का वर्ग का पंचमाक्षर फिर से यही वाला ङा, तो ये जो माँ है वो ङा या अनुस्वार लिख दिया जाएगा। तो आप अगर अनुस्वार ना लिखें, पहले ये लिख कर देखें, तो शंकर इस तरह से, और इसकी जगह पर अनुस्वार आप लिखेंगे तो शंकर। इस शंकर का अर्थ क्या होता है? संकर का अर्थ होता है मिश्रण या मिला दिया गया, ठीक है। जब मिश्रण होता है किसी चीज का उसे हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। और ये वाले जो शंकर हैं वो भगवान शिव वाले हैं, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए, बाकी का आप करिएगा। देखिए ये संगम है, ये भी पूछता है, संपूर्ण है, ये आप समझ जाएंगे, अब बिल्कुल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तोड़ना आप जान गए कि यहाँ जहां आपको अनुस्वार मिले वहीं से आप देखिए कि का है, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो अनुस्वार का आप माँ बना दीजिए, ठीक है। यहाँ माँ हो जाएगा और स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, तो माँ माँ संबंधी प्रथम नियम आपका यहाँ लग जाएगा। अब दोस्तों देखिए माँ संबंधी दूसरा नियम जो आपका है कौन सा? कि केवल अनुस्वार में परिवर्तन, अर्थात यहाँ पंचमाक्षर की बात नहीं होगी। ऐसा कब होता है? देखिए नियम क्या कहता है, यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो, यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो, अर्थात आप यहाँ देखिए ये माँ के बाद अंतस्थ मतलब या, र, ल, व, और ऊष्म का मतलब श, एक मिनट, ये देखिए क्रम इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मैं सही कर दूं। श, श, स और हा आए तो क्या हो जाएगा? देखिए अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों जो पिछला नियम था उसमें क्या था कि कोई भी वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन आता है तो माँ उसी के पंचमाक्षर में बदल जाता है या अनुस्वार में बदल जाता है। वहां पर क्या था? देखिए ध्यान से देखिए, पंचमाक्षर था और एक था अनुस्वार, दो में बदल जाता है। यहां पर बात ये आई कि अगर अंतस्थ या ऊष्म आता है माँ के बाद तो ये केवल और केवल अनुस्वार में बदलेगा। तो भैया जब इसके पास पंचमाक्षर है ये नहीं है तो पंचमाक्षर में कैसे बदलेगा? ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात कि माँ के बाद कोई भी अंतस्थ या ऊष्म आता है तो माँ किसमें बदल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में बदलेगा। तो जहां भी आपको माँ दिखता है और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा वर्ण है, यदि अंतस्थ या ऊष्म है तो आप केवल और केवल अनुस्वार लिखेंगे, यदि स्पर्श व्यंजन है तो आप अनुस्वार भी लिख सकते हैं और उस वर्ग के पंचमाक्षर को भी लिख सकते हैं माँ के स्थान पर, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए
यहाँ लिखा एक हम यहाँ उदाहरण देते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो उदाहरण है सम धन योग, देखिए सम धन योग। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर माँ आपको मिला, इसका मतलब माँ संबंधी नियम लग जाएगा बड़े आराम से। अब आपको यहाँ पर केवल देखना है कि यहाँ क्या है। यहाँ अगर स्पर्श होगा तो इसको हम अनुस्वार और पंचमाक्षर दोनों में तोड़ेंगे। अगर यहाँ स्पर्श नहीं है, अंतस्थ या ऊष्म है, तो केवल जो है किसमें तोड़ेंगे हम, पंचमाक्षर, ये अनुस्वार में ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अगर अंतस्थ व्यंजन है तो आपको माँ केवल किसमें बनाना है, अनुस्वार में बनाना है, इस पंचमाक्षर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंतस्थ के पास 4 ही वर्ण है, पंचमाक्षर तो है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे आप, इस माँ की जगह पर केवल और केवल अनुस्वार कर देंगे, तो सन धन योग। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में बहुत ही आराम से आ गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। देखिए यहाँ, अब देखिए ये तो हो गया आपका संयोग। यहाँ देखिए सम धन रक्षा, तो यहाँ भी माँ है तो माँ संबंधी नियम, और रा मतलब अंतस्थ है तो क्या हो जाएगा, इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा, अर्थात संरक्षा। ये भी आप समझ गए दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ देखिए सम प्लस लग्न, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संलग्न। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सम प्लस स्मरण, यहाँ माँ मतलब माँ संबंधी नियम, और यहाँ स है, देखिए स, तो सा का मतलब क्या हो गया, ऊष्म, अर्थात यहाँ भी वही होगा कि ये जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा और आपका शब्द बनेगा संस्मरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आपके लिए कई सारे उदाहरण हमने लिख रखा है, जिसमें देखिए संलाप है, संयम है। संयम देखिए क्या होगा, संयम, देखिए यहाँ अनुस्वार है। अगर आपको ऐसे करके दे दे सम प्लस यम, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि माँ के बाद या अर्थात अंतस्थ वर्ण आया है, तो ये माँ किसमें बदल जाएगा, केवल और केवल अनुस्वार में। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये माँ कूद कर ऊपर चला जाएगा अनुस्वार के रूप में, और ये यम। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर आपको दे दे संयम और कहे कि आप तोड़ कर बताइए, तो आप कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। आपको यहाँ अनुस्वार दिखा, तो आपको ये देखना है कि ये अनुस्वार तो माँ में बदल जाएगा। यहाँ पर या है तो आप समझ गए कि यहाँ पर माँ के बाद या वाला मतलब अंतस्थ वाला नियम है, तो सम प्लस यम, संयम। ठीक है दोस्तों, वैसे ही संरक्षक है, संशय है और स्वयंवर है। चलिए, आपको ये भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं माँ का द्वित्व हो जाना, इसको हम समझते हैं। देखिए हमने क्या क्या समझा, यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा कि माँ के बाद ये पूरे आ गए, स्पर्श व्यंजन आ गए। उसके बाद माँ के बाद जो अंतस्थ छूटे थे और ऊष्म छूटे थे वो आ गए। ये आपके माँ संबंधी 2 नियम हो गए। इसमें आपने देखा कि स्पर्श अगर आता है तो ये अनुस्वार या पंचमाक्षर में बदलता है, और यहाँ आपने देखा कि माँ के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म आता है तो ये केवल अनुस्वार में बदलता है। दोस्तों एक चीज और आप समझिए कि ये जो स्पर्श व्यंजन है इसी में माँ भी आता है। अब बात ये आई, यदि माँ के बाद माँ ही आ जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यहीं से अगला नियम आपका जो हमने यहाँ पर लिखा है वो आएगा। देखिए, जैसे यदि माँ के बाद माँ ही आ जाए तो, अर्थात प वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ दे ही दिया जाए तो क्या होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 तरीके से बदलता। ये अभी आप माँ ना समझें, इसको केवल पा वर्ग का समझें, तो आप क्या करते, माँ का पंचमाक्षर बनाते या अनुस्वार बनाते। तो दोस्तों यहाँ केवल और केवल एक ही चीज होगी, और वो होगी पंचमाक्षर, यहाँ अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, तो जब माँ के बाद माँ आए तो माँ अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, तो
माँ जो है पा वर्ग का है, पा वर्ग का पंचमाक्षर माँ ही होता है, तो ये माँ किसमें बदल जाएगा, फिर से माँ ही रह जाएगा। जैसे देखिए सम्मान, सम प्लस मान। अब यहां आप ध्यान दीजिए कि माँ के बाद यह स्पर्श व्यंजन तो है, लेकिन स्पर्श व्यंजन में कौन सा है, माँ ही है। ठीक है, तो अगर आप इसको पा वर्ग समझें, ठीक है, तो पा वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, माँ ही होगा। अर्थात ये वाला माँ फिर से किसमें रह जाएगा, माँ में ही रह जाएगा। और जब ये माँ में ही रह गया तो देखिए सम और मान क्या हो जाएगा, ये वाला माँ इसमें जब जुड़ेगा तो सम्मान। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई द्वित्व वर्ण। जब बात द्वित्व वर्ण की हो रही है तो एक बार और चर्चा हो ही जाए। द्वित्व वर्ण वे वर्ण होते हैं जो एक बार आधा और उसके बाद पूरा आते हैं लगातार। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर माँ आधा आया है और उसके बाद पूरा माँ आया है, तो ये वर्ण क्या हो जाएगा, द्वित्व वर्ण हो जाएगा। और इसको हम कहें तो ये ध्वनि होगी युग्मक ध्वनि, क्योंकि ये युग्म में है। ये आपको हम वर्णमाला पढ़ाते समय बता चुके हैं। जैसे दिल्ली में ला आता है, ये देखिए दो। जैसे मक्का आप लिखते हैं तो यहाँ भी दो बार का आता है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है द्वित्व वर्ण। अब आपने माँ का द्वित्व वाला नियम जान लिया कि यदि माँ के बाद माँ ही आ जाए तो क्या हो जाता है, ये माँ ऐसे ही रह जाता है। या यूं कहें कि ये फिर से पंचमाक्षर में जब आएगा, इसका पंचमाक्षर माँ ही है, तो ये माँ फिर से किस में बदल जाएगा, माँ ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने माँ से संबंधित तीन नियम यहाँ से समझिए कि जब माँ के बाद यही स्पर्श व्यंजन आ जाए तो क्या होता है, तो ये पंचमाक्षर आदेश हो जाता है। यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म आता है तो क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है केवल, और यहाँ पंचमाक्षर और अनुस्वार दोनों हो रहा था। और दूसरी चीज की माँ के बाद यदि माँ ही आ जाता है तो क्या होता है, तो वही द्वित्व में बदल जाता है, आधा माँ हो गया। ठीक, ये आप पूरा समझ गए। चलिए, यहां तक आप पूरा समझ गए। अगर आप समझ गए तो बिल्कुल जाकर एक लाइक दीजिए दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं। सम उपसर्ग की कृ धातु से बनने वाले जो भी शब्द हैं, अगर उनसे संधि की जाए माँ की तो क्या होगा। यहाँ पर माँ की ही बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ इसे भी लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, चलिए यहाँ देखिए। जैसे यहां पर हमने लिखा कृ धातु से बनने वाले शब्द। देखिए हमने लिखा है कि सम उपसर्ग के बाद, ये देखिए उपसर्ग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सम उपसर्ग के बाद ये पूरे सम की बात होगी। ये नहीं कि कहीं माँ आ जाए और उसके बाद कृ धातु हो जाए, नहीं, पूरे सम की बात करनी है यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब यहां सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाला शब्द, किससे बनने वाला, कृ धातु शब्द। अब बात आई कि सर ये कृ धातु से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, अभी बताने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि सम उपसर्ग के बाद यदि कृ धातु से कोई भी शब्द बना हुआ आता है तो क्या हो जाता है। तो दोस्तों होता ये है कि जैसे आप वहां पर किए थे अभी पीछे, क्या हुआ था कि एक छा वाले नियम में आधा चा आकर बीच में जुड़ गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सम के बाद यदि कृ धातु का कोई शब्द है तो यहाँ पर एक छोटा नन्हा मुन्ना सा सकार आ जाता है, कौन सा, दंत्य वाला सा आधा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझिएगा कैसे कि जब सम उपसर्ग के बाद कृ धातु का कोई शब्द आता है तो इसके बीच में एक नया वर्ण जो है आगम हो जाता है, किसका, छोटे वाले सा या दंत्य सा का। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आधा होगा, स्वर रहित होगा।
ठीक है दोस्तों, ये आपका नियम है। अब हम बात करते हैं कि ये क्री धातु क्या है और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे है क्री मतलब करने से होता है, तो कार मतलब भी करना होता है। ठीक है दोस्तों, कृत और कृति है, ये जितने हैं ये सब हैं क्री धातु के हैं। करण है, ठीक है, कारक है, और देखिए कर्ता है, ये सब उसी धातु के हैं, कृति धातु के, और कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इनसे जो है ये शब्द आते हैं किसके बाद, सम के बाद, ये शब्द में से कोई भी आता है तो बीच में एक छोटा वाला आधा सा आ जाता है। अब दोस्तों एक उदाहरण से आप समझिए तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हाँ देखिए, चलिए हमने बताया कि क्या होगा जब भी ऐसा होगा तो क्या रहेगा। देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ सम के बाद क्री धातु मतलब इनमें से कोई भी शब्द आता है तो ये मानिए कि इनसे अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि क्री धातु के सारे शब्द हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो सम के बाद कोई भी इसमें से शब्द आता है तो यहाँ बीच में एक छोटा सा आधा आ जाएगा, या इसी को कहते हैं दंत्य सकार। ठीक है, अब देखिए इसको उदाहरण से एक समझिए आप। संस्कार, देखिए सम धन कार। अब यहां आपको मां मिला तो आप कहेंगे कि मां संबंधी नियम। हम कहेंगे कि बच्चों पहले ये मां के पहले भी आप एक बार ध्यान दीजिए सम है, तो ये आपका सम उपसर्ग हो गया। सम तो पीछे भी मिलेगा, लेकिन जब आप यहां देखेंगे कार है तो ये क्री धातु मिल जाएगा आपको। तो जैसे क्री धातु मिला आप समझ जाएंगे कि इस मां के बाद जो है, देखिए पहली चीज यहां पर वो नियम तो आएगा आपका क्या, कि ये मां अनुस्वार में बदल जाएगा, मां अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन ये क्री धातु होने की वजह से यहां पर एक नन्हे मुन्ने सा का जन्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये जो माँ वाला आप नियम लगा रहे थे वो तो आपका लगेगा ही कि माँ के बाद यहाँ पर स्पर्श आया है तो क्या हो जाएगा, आपका जो है अनुस्वार में बदल जाएगा माँ। लेकिन यहाँ पर क्री धातु होने की वजह से एक सा भी आ जाएगा, आधा सा। अब देखिए माँ जो है ये अनुस्वार में तो बदल जाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटा वाला सा भी आ जाएगा, कैसे, आधा। तो आप देखिए ये जब माँ अनुस्वार में बदलेगा तो सा के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, तो ये हो गया सन, और आधा सा अब यहाँ भी लगा, उसके बाद इधर का कार, तो आपका बना संस्कार। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्या बना, संस्कार। अब इसी सम उपसर्ग में हम और वर्ण जो यहां से भी और भी ये क्री प्रत्यय के क्री धातु के शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कृत। तो आप जानते हैं कि ये मां अनुस्वार में बदल जाएगा, और यहाँ क्री धातु का शब्द होने की वजह से एक छोटा वाला सा बीच में आकर जुड़ जाएगा। तो ये मां अनुस्वार में बदला तो ये हुआ सन, और ये आधा सा यहाँ जुड़ा और ये हुआ कृत। दोस्तों संस्कृत का जो विच्छेद है, संधि विच्छेद है, वो क्या होगा, सम प्लस कृत। और ये जो कृत है ये क्री धातु का शब्द है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर एक आधा सा आकर जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी आपके बहुत सारे शब्द हैं, जैसे संस्करण। ठीक है, यहाँ समधनकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये करण जो है क्री धातु का है। क्री धातु में आपको बस इतना ध्यान रखना है, कार कृत कृतिकरण कारक कर्ता कार्य। ठीक है, अब देखिए उसी में हमने सम उपसर्ग लगाया तो संस्करण बन गया। संस्कृत आपने देख लिया है, अगर हम उसी में कृति लगा दें तो संस्कृति हो जाएगा, अगर कार्य लगा दें तो संस्कार्य हो जाएगा, और अगर कृता लगा दें तो संस्कृता हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ कृता हमने नहीं लिखा है तो आप कृता भी जोड़ लीजिए। तो इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें करना क्या है, आपको देखना है माँ मिला तो ठीक है, माँ संबंधी नियम में अनुस्वार बदल ही देंगे आप, लेकिन उसके बाद अगर क्री धातु का कोई शब्द है तो उसके पहले एक आधा सा भी जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखिए आज छा संबंधी नियम और माँ संबंधी नियम पूरा पढ़ लिया है। माँ संबंधी नियम में आपने ये देखा कि माँ के बाद पंचमाक्षर आता है अगर, तो क्या होगा। ठीक है, माँ का पंचमाक्षर में परिवर्तन, माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो इस माँ का पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है या अनुस्वार भी लिख सकते हैं। दूसरा नियम आपने देखा कि माँ के बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन आता है तो क्या होता है, माँ का परिवर्तन केवल और केवल अनुस्वार में होता है क्योंकि पंचमाक्षर तो वहां होगा ही नहीं। उसके बाद आपने देखा माँ का द्वित्व हो जाना, अर्थात माँ के बाद जब माँ ही आता है तो वो द्वित्व हो जाता है। और आपने सम उपसर्ग देखा, इसमें आपको बहुत सारे उदाहरण मिले, जैसे संस्कार मिला, संस्कृत मिला, संस्कृति मिला, संस्कार्य मिला। दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसका आपको विच्छेद करने को मिल सकता है। तो ये चीजें आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आप इसका विच्छेद भी कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, पीछे भी हमने बहुत सारा छोड़ा है आपके विच्छेद के लिए, तो आप उसका विच्छेद करते रहिएगा। आज की क्लास आई होप कि बहुत लंबी हो गई है, तो दोस्तों आज ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी तन्मयता से, इतना मन लगाकर ये क्लास पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे मिलेंगे अगले नियम के साथ अगले दिन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।